नमस्कार दोस्तों, मैं चौहान सर बात करने वाला हूं बंगाल हिंसा की। बंगाल में हिंसा क्यों हो रहा? बंगाल में हिंदुओं का पलायन क्यों हो रहा? बंगाल में हिंदुओं की निर्मम हत्या क्यों की जा रही है? बंगाल में पानी में अंदर जहर क्यों घोला गया? बंगाल में मवेशियों की हत्या क्यों की जा रही है? बंगाल में इतनी बड़ी हिंसा पनपना इंटेलिजेंस का फेल्यूर क्यों ना माना जाए? इस विषय पे आज पूरी चर्चा करेंगे। साथ ही हम देखेंगे ममता बनर्जी वहां पे क्या कर रही है और सेंटर यहाँ पे क्या हस्तक्षेप कर सकती है। आज पूरे विषय पे हम बात करने वाले हैं। ये वीडियो बहुत खास होने वाला है हर उस व्यक्ति के लिए जो बंगाल के विषय में बहुत डिटेल से जानना चाहता है। सबसे पहले मैं बात कर लूं 1946-47 के आसपास की। शायद आपने कभी सुना होगा उस समय की घटना की कि जब भारत में इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे की बात चल रही थी, उस समय भारत के कई प्रांत में हिंसा हुए, कई प्रांत में हिंदू मुसलमान के बीच झगड़े हुए, कई हजार लोग वहां पे मारे गए, कई ट्रेनों में लाशें भरकर भारत भेजी गई, भारत से ट्रेनें भर करके पाकिस्तान भेजी गई। आज वही हिंसा का स्वरूप फिर से भारत में देखने को मिल रहा। फिर से भारत लहूलुहान हो रहा है और लहूलुहान का जो इस बार सेंटर बना है वो है मुर्शिदाबाद। मैं आपको बता दूं, बंगाल के कुछ जिले ऐसे हैं जहां पे मुसलमानों की संख्या 50% से अधिक है। उसमें से एक जिला है मुर्शिदाबाद, जहां मुस्लिम लोगों की संख्या 66% के आसपास पहुंच गई है। और उसी 66% जनसंख्या के बीच से जो बाकी बात अल्पसंख्यक है उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनके घरों को टारगेटेड रूप से जलाया जा रहा है, उनकी संपत्तियों को लूट लिया जा रहा है। जो उनके पुरखों ने उन्होंने कड़ी मेहनत से जमा करके रखी थी उसे फूंक दिया जा रहा है। उनकी माताओं बहनों को पकड़कर रेप किए जा रहे हैं। जो घटना बांग्लादेश में आपको देखने को मिला, आज बांग्लादेश से बढ़कर वो घटना मुर्शिदाबाद पहुंच गई है। मुर्शिदाबाद और बांग्लादेश का बॉर्डर आपस में टच करता है, 500 किलोमीटर के आसपास की बाउंड्री है वहां पे। और ये घटना बहुत विभत्स घटना के रूप में सामने आया है। हालांकि हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद जो सेंटर की जो सेना होती है उसे बंगाल में भेज दिया गया है ताकि जाकर के इसको शांत कराया जा सके। तो हम मान ले कि ममता बनर्जी की जो पुलिस थी वो फेल हो चुकी थी, तब हाईकोर्ट को सामने आना पड़ा कि जाकर के सेना के कमांड में बंगाल को दिया जाए। तो बिल्कुल ममता बनर्जी की पुलिस फेल हो चुकी थी। मैं आपको बता दूं, स्टेट पुलिस जो राज्य होते हैं वो वहां की सरकार के आदेश पे चलती है। जैसे झारखंड की अगर जो पुलिस होगी वो झारखंड के सरकार के आदेश पे चलेगी, उसी प्रकार बंगाल पुलिस ममता बनर्जी के आदेश पे चलती है। तो ममता बनर्जी ने क्या आदेश दिया पुलिस को? क्यों पुलिस फेल हो रही है? पुलिस को खुद भागना पड़ा है। जब जुम्मे की नमाज हुई, जुम्मे के नमाज के बाद जब नेशनल हाईवे को जाम किया गया, नेशनल हाईवे को खाली कराने के लिए जब पुलिस आई, पुलिस ने अपनी जान मस्जिद में छुपकर बचाई। क्या है लॉ एंड ऑर्डर बंगाल का? इस प्रकार से पुलिस को भागना पड़ रहा, तो सोचो जहां पे जिनकी जनसंख्या कम है उनका हालत क्या होगा। ये हिंसा अभी तक रुकी नहीं है। हिंसा धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों को अपने और खींचते जा रही है, समावेशित करते जा रही है और कई बेकसूर लोग यहाँ पे मारे जा रहे हैं। तो इसके पीछे की घटना को आज हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वक्फ बिल के बारे में। आप सबने सुना होगा वक्फ बिल में संशोधन किया गया, एक्ट पारित किया गया। तब उसके बाद अभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हुए, लेकिन बंगाल में जो प्रोटेस्ट हुआ उसके पीछे की कहानी जो निकल कर आती है ममता बनर्जी के उस भाषण से, उस ट्वीट से निकल कर आती है जो ममता बनर्जी ने दिया था। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा था कि हम भारत का जो ये कानून पारित हुआ संसद द्वारा, हम बंगाल में इसको लागू नहीं होने देंगे। वक्फ की संपत्तियों को हम वक्फ के हाथों से नहीं निकलने देंगे। बस इसके बाद से हम इसके साथ खड़े हैं, चाहे जो भी हो जाए हम कुछ नहीं होने देंगे। तो जो भी हो जाए में ये हिंसा हो गया, समझिएगा, जो भी हो जाए में ये हिंसा हो गया। यानी ममता बनर्जी खुलकर नहीं बोल रही है, एक मोरल सपोर्ट दे दिया गया कि आप जो करना चाहो कर लो, जो बंदी करना, जो स्ट्राइक करना है कर लो। लेकिन ये बंदी स्ट्राइक कहां पहुंच जाती है? हिंसा पे। अब ममता बनर्जी की पुलिस भी वहां पे फेल हो रही है, वो कुछ नहीं कर पा रही है। सेना आई है, सेना तो सबको ठिकाने लगा ही देगी, समझा ही देगी कि भैया संविधान को नहीं मानोगे तो फिर हम आपको नहीं मानेंगे। और हमारे पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ मतलब आप समझ रहे होंगे, बहुत कुछ है।
आपको घरों में रहना पड़ेगा, सीने पे गोलियां खानी पड़ेगी, पीठ के पीछे गोलियां खानी पड़ेगी अगर देश के कानून को नहीं मानोगे। देश का कानून कोई भी व्यक्ति नहीं मानता तो उस ऐसे व्यक्तियों को गोली मार ही देना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। और खुल के बोलता हूं, अंबेडकर ने जो संविधान बनाया भारत में, काफी सोच के बनाया। संविधान में एक नियम है, संविधान को संशोधित किया जा सकता है। हमारा जो संविधान बनाने वाले लोग थे, कई देश घूमे, कई देशों के संविधान को पढ़ा, उसमें साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से एक बड़ा अच्छा खूबी वाला चीज लाया था कि समय के साथ संविधान को संशोधित की जा सकती है। तो साउथ अफ्रीका से इसको डाला गया अंबेडकर के सपनों के संविधान में। आज हमारी केंद्र सरकार जो कि चुनाव जीत कर वहां पे आई हुई है, जो कि भारत की जनता ने उनको वहां पे बैठाया है, उनका काम है पार्लियामेंट से कानून बनाना। उन्होंने एक नया कानून बनाया वक्फ बोर्ड को लेकर के, और वक्फ बोर्ड भारत में ही तो है, तो वक्फ बोर्ड पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? भारत के पार्लियामेंट को है। अगर वक्फ बोर्ड के ऊपर है कि वक्फ बोर्ड के कुछ लोग कुछ संपत्तियों को बेच करके अमीर बने हुए हैं, वक्फ बोर्ड ऑटोमेटिक किसी की संपत्ति को ले रहा, ये तो नियम गलत है। आप कैसे किसी की संपत्ति पे ऑटोमेटिक एक्वायर कर सकते हो? तो थोड़ी थोड़ी चेंजिंग की गई है, वक्फ बोर्ड को खत्म नहीं किया गया। वक्फ बोर्ड को उसको आईना दिखाया गया है कि आप जो चीजें कर रहे हो वो गलत है और इसमें कोई गलती नहीं है। वक्फ बोर्ड पे हम बात करेंगे फिर कभी। तो थोड़ी थोड़ी जो गलतियां थी वहां पे सुधारा गया। हालांकि एक दो जगह केंद्र सरकार को थोड़ी सी उनको रिलैक्सन देना चाहिए था, रिलैक्स देना चाहिए था। वहां पे हो सकता है जरूरत हो सकता है भविष्य में मिल जाए, अलग बातें हैं, बट वक्फ के लिए जरूरी था। अब वक्फ तो भारत के संविधान से बड़ा नहीं हो गया। अगर आपको लग रहा है कि हमारा जो धार्मिक चीजें हैं वो संविधान से बड़ी है, चाहे सनातनी धर्म संविधान से बड़ा है तो नहीं है, इस्लाम संविधान से बड़ा है तो नहीं है, पॉसिबल ही नहीं कोई संविधान से बड़ा हो जाए। अगर संविधान से बड़ा नहीं तो संविधान के पास हक है कि वो इसको सही कर सके, क्योंकि यहाँ पे अंबेडकर के संविधान ने ये काम करके गया। तो अंबेडकर के संविधान के अधीन ही केंद्र सरकार ने एक एक्ट पारित कर दिया। अब ममता बनर्जी क्या संविधान से बड़ी हो गई है? ये केंद्र अगर कोई चीज पारित करेगा तो ममता बनर्जी अपने यहां लागू नहीं होने देगी। तो ममता बनर्जी को भूलना नहीं चाहिए, भारत में एक आर्टिकल काम करता है, आर्टिकल 356 और 355। इसके थ्रू ममता बनर्जी कहां चली जाएंगी ममता बनर्जी को पता नहीं चलेगा और राष्ट्रपति शासन लग सकता। अगर कोई मुख्यमंत्री राज्य की विधि व्यवस्था दायित्व में फेल कर जाए तो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि उसको पद विमुक्त कर दे और वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, राज्यपाल अपना काम करना शुरू कर दे। और ऐसे ही आगे बंगाल बढ़ रहा है। तो बंगाल में बहुत चीज सुधार की आवश्यकता है, नहीं तो बंगाल आगे जाकर के बांग्लादेशी बनेगा। जिस प्रकार से बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा गया, मारा गया, वहां के जो हिंदू बहनें हैं, माताएं हैं, उनके साथ जो रेप हुआ, वही तो बंगाल में भारत में देखने को मिल रहा। तो जब हम बांग्लादेश में तो नहीं रोक सकते थे, लेकिन भारत के अंदर ऐसी होगी घटना, केंद्र सरकार तो रोक सकती है। तो केंद्र सरकार को भी चाहिए कि हार्ड एक्शन ले, कोर एक्शन ले, कोई भी भारत के पंथ निरपेक्ष के खिलाफ काम करे, भारत के धर्मनिरपेक्ष के खिलाफ काम करे, भारत के भाईचारे को तोड़ने का काम करे। ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके घरों पे बुलडोजर चलाना जरूरी हो गया है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके जो बांग्लादेशी लोग हैं उनको वापस भेजना जरूरी हो गया है। तो अब डिमांड है, आप जो चीजें चल रही ना, अब केंद्र सरकार एक स्टेप और आगे जाएगी, मुझे जो लगता है एनआरसी। एनआरसी की जरूरत भारत में आन पड़ी है। ये सपनों का भारत नहीं हो सकता किसी का, ये किसी का भारत नहीं हो सकता इस प्रकार से। भारत में ये चीजें नहीं थी। भारत पंथ निरपेक्ष देश है। भारत सिखाता है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग सभी जातियां सभी धर्म मिलकर रहने वाले लोग हैं, हम लोग सभी लोग आपस में ईद दुर्गा पूजा साथ मिलकर मनाते हैं। तो कहां से ऐसे लोग पैदा होकर आ रहे हैं जिनको हिंदू समाज से घृणा है? ये इंडियन नहीं हो सकते, ये बिल्कुल इंडियन नहीं हो सकते। इंडियन मुसलमान बहुत बेहतरीन होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, मिलजुल कर चीजों को मनाते हैं। ये इंडियन मुसलमान नहीं हो सकते। गायों को जलाना जिंदा, आप सुनिए सुनिए क्या बोल रहे हैं। वहाँ के जो गाय माता होता है ना, जो गाय माता बकरी वगैरह जो होता है ना, उन लोगों को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दे रहा है। जल टंकी पानी में बीज दुआ है, गुलाब बीज दुआ है। अगर हम पानी जो पीकर हम मर जाएंगे। किस प्रकार 150 से ऊपर गायों को जला दिया गया। उस निर्जीव उस सजीव गायों ने, बेचारी गायों ने क्या बिगाड़ा था?
बस यही कि एक समाज उसको माता मानता है, आप उस पर पेट्रोल छिड़क के जला दो, उसकी संपत्ति को जला दो। मतलब गांव का जो टैंकर है उसमें पानी में जहर मिला दो, पूरा गांव साफ हो जाए। ये कैसी मानसिकता है? ये कहाँ के लोग हैं? ये किसी धर्म के लोग नहीं हो सकते, ये किसी वक्फ के लिए लड़ने वाले लोग नहीं हो सकते, ये कोई नहीं हो सकता। ये सब ऐसे लोग हैं जिनका काम है ऐसी परिस्थितियों में आकर के किसी की संपत्ति को लूट करके अपना जीवन जीना। हम पहले देखा करते थे कि भारत के जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, नॉर्थ वेस्ट साइड से लुटेरे आते थे, मोहम्मद गजनवी आया, मोहम्मद गौरी आया, भारत में लूटते थे और लूट करके सामान ले जाकर के खाना पीना खाते थे। आज फिर से भारत में वही शुरू हो गया। ये लोग हिंदुओं के सामान को, हिंदुओं की प्रॉपर्टी को लूट रहे हैं और अपना पेट भर रहे हैं। ये वक्फ के लिए नहीं लड़ रहे, ये किसी बिल के लिए नहीं लड़ रहे, ये बस इस भीड़ का मौका देख करके स्टोर को लूट ले रहे हैं, खाने पीने के सामान लूट रहे हैं। बस इनका काम है लुटेरागिरी, लूट करके खाने का प्रयास कर रहे हैं। भारत विविधता में एकता है, भारत भाईचारे का देश है, भारत सांप्रदायिकता से ऊपर उठा हुआ देश है। ऐसे देश में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। आप अगर हिंदू हैं, आप अगर मुसलमान हैं, अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर इस पे कमेंट करें कि सर ने जो बोला सही बोला या गलत बोला। मैं खुलकर बात करने में विश्वास करता हूं। पटना में खान सर और धनबाद में चौहान सर, यानी ये भी बोल सकता हूं पटना में खान सर और झारखंड में चौहान सर, बातें जो करते हैं सटीक बातें करते हैं, इसमें कोई फिल्टर लगा के बातें नहीं की जाती। तो धर्म के आड़ में कोई यहाँ पे खेल नहीं सकता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। धर्म की आड़ पे कोई किसी के घर को जला नहीं सकता, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। अब सेंटर की सेना गई है, अब उनको बढ़िया से ठिकाने लगाएगी और बढ़िया से काम करेगी। इसकी जरूरत थी भारत में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।